नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग मैथमेटिक्स की क्लासेस पढ़ रहे थे और मैथमेटिक्स में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग अगर हम यूपी बोर्ड के सिलेबस की, चाहे स्टेट बोर्ड के सिलेबस हो, चाहे जो हो, एनसीईआरटी का सिलेबस जहाँ जहाँ भी लगता है, एनसीईआरटी के सिलेबस की अगर हम लोग चर्चा करें तो एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे थे। कई ऐसे चैप्टर्स थे जिसको हमने कंप्लीट कर दिया था। जैसे आपका द्विघात समीकरण हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद फिर आपके पास ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज, ये भी पढ़ लिया था। ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, निर्देशांक ज्यामिति जिसे कहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद फिर मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति भी पढ़ चुके थे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी, लगभग मेजर चैप्टर्स जो थे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। एक छोटा चैप्टर है, छोटा तो बहुत नहीं कह सकते लेकिन फिर भी है छोटा ही। देखिए क्या है अगला जो हमारा चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले, चर क्या होता है सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले चर क्या होता है इसकी बात करते हैं। चर क्या होता है? चर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में बीजगणितीय पदों का जो उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, जैसे हमने लिखा है 2x। क्या लिखा है हमने? 2x। तो यहाँ x क्या है? चर। अर्थात ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं, जो बीजीय व्यंजक होते हैं, जो बीजीय व्यंजक होते हैं, यही चर कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। और जो ये अंकगणितीय व्यंजक होते हैं, ठीक है, अर्थात जो अंकगणितीय पद होते हैं, इन्हें अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है। अर्थात अगर मैं बात करूं एक चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब देखिए समीकरण जिसमें मतलब घात ना हो, जिसमें क्या हो? घात ना हो। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा x+2 बराबर 0, x+2 बराबर 0, तो ये एक प्रकार का रैखिक समीकरण है। यहाँ कोई घात है नहीं, तो ये एक प्रकार का क्या है? रैखिक समीकरण। लेकिन रैखिक समीकरण के साथ साथ आपको एक कंडीशन और दे रहा है कि दो चर वाला होना चाहिए। कितने चर वाला होना चाहिए? दो चर वाला होना चाहिए। अर्थात ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक के बीच में कोई दो चर होंगे। आपके पास कोई दो चर होंगे, ठीक है, जिनका उपयोग करके समीकरण बनाया होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 2x + 3y = 5। 2x + 3y = क्या होगा? 5। अब ये क्या है? 2x + 3y बराबर 5। 2x + 3y बराबर 5। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक रैखिक समीकरण है, ये एक रैखिक समीकरण है, लेकिन क्या है? ये कितने चर वाला है? ये दो चर वाला है। क्या है? ये दो चर वाला है। कैसे? क्योंकि x एक चर है और y भी एक चर है, अर्थात ये क्या है? दो चर। अर्थात ये रैखिक समीकरण युग्म है, लेकिन कौन सा? दो चर वाला। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये दो चर वाला क्या है? रैखिक समीकरण। अगर हम युग्म की बात करें तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। अर्थात कोई एक और, जैसे मान लीजिए 3x + 3y बराबर 6, ठीक है। अब ये जो दोनों समीकरण है, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, ये जो दोनों आपके पास समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों का जो युग्म है, इन दोनों अब ये दो समीकरण, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब ये जब दोनों साथ में हो गए तो इन्हीं को युग्म कह दिया जाएगा। क्या कह देंगे हम? युग्म कह देंगे। युग्म का मतलब क्या हो गया? जोड़ा। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है आपके, जो आपके पास दिए गए हैं। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या हो गया कि एक तो इसमें दो चर हो, ठीक, और इसमें क्या हो कि एक ये रैखिक समीकरण हो, दोनों दूसरा शर्त, और तीसरा शर्त एक जोड़ा होना चाहिए। इनका एक क्या होना चाहिए? जोड़ा। जोड़ा होगा तभी इनको युग्म कहेंगे। अर्थात ये पहली बात तो दो चर है इसमें, दूसरी बात ये रैखिक समीकरण है, और तीसरी चीज क्या है? इन दोनों का क्या बना हुआ है? जोड़ा बना हुआ है। इसलिए ये दोनों जोड़े क्या कहलाएंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अर्थात देखिए रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं इनको? रेखीय समीकरण इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये जो समीकरण होता है, जैसे हमने लिख दिया 2x + 3y = 5, हमने ये समीकरण लिख दिया। अब ये समीकरण क्या करता है? एक रेखा को निरूपित करता है। एक क्या करता है? एक रेखा को निरूपित करता है। अब अगर ये एक रेखा को निरूपित करता है तो इसके दो बिंदु होंगे। इसके कितने बिंदु होंगे? दो बिंदु होंगे। इसके दो बिंदु होंगे। जैसे मान लीजिए कि बिंदु ए होगा और ये क्या होगा? बिंदु बी होगा। अगर हम निर्देशांक ज्यामिति से इसकी तुलना करें, अगर इसके दो बिंदु होंगे अर्थात इसके दो निर्देशांक होंगे, इसके क्या हो गए? दो बिंदु, दो बिंदु।
और निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार आप जानते हैं कि प्रत्येक बिंदु का एक बिंदु है तो एक निर्देशांक, अगर दो बिंदु है तो कितने निर्देशांक होंगे? दो निर्देशांक होंगे। ठीक है, जिसको निर्देशांक नहीं मालूम उसको बता दूं कि आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लीजिए, चैप्टर नंबर 7 मैंने पढ़ाया है। ठीक है, चैप्टर 7 ही है शायद। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि संख्या रेखाएं बनी होती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इधर आओगे तो क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ऐसे होता है। फिर नीचे की तरफ आओगे तो भी क्या होगा? -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि दो बिंदु इसमें होंगे, दो बिंदु होंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कि 2x + 3y = आपके पास 5 है। 2x + 3y = क्या है आपके पास? 5। ये आपके पास है। ठीक है, अब ये जैसे मान लीजिए कि निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार इस रेखा को हमको, एक रेखा है तो रेखा भाई इसमें कहीं भी खींची जा सकती है, हो सकता है ना? कहीं भी रेखा खींची जा सकती है कि नहीं खींची जा सकती है? खींची जा सकती है। ठीक, अब रेखा ये खींची कहाँ जाएगी? ये रेखा खींची कहाँ जाएगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2x + 3y = 0 है। हम मान लेते हैं लेट x = 0। x को हम 0 मान लेते हैं कि x कुछ भी नहीं, x 0 के बराबर है। अगर x 0 के बराबर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 6 कर दो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ हम x कर दें, x = 0 कर दें तो यहाँ 2 क्या है? 2x अर्थात 2 और उसके बाद फिर 0, ये दोनों गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि 20 हो जाएगा। हाँ नहीं, 2 और x का -0 है तो क्या कर दो? 20 कर दो। नहीं, घंटा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि 2 और x में गुणा हो रहा है अर्थात 0 रखेंगे तो गुणा हो जाएगा +3, उसके बाद y बराबर क्या हो गया? 6 और 3y। देखो इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 3y बराबर क्या हो जाएगा? 6। y बराबर क्या हो जाएगा? 6/3। 3 इधर गुणा करा, उधर जाके भाग कर देगा, अर्थात y बराबर आपको क्या मिला आपको? 2। y बराबर क्या मिला आपको? 2 मिला। ठीक है, x बराबर जब आपने 0 रखा, एक वो बना लेते हैं चार्ट। x बराबर जब आपने 0 रखा तो y बराबर कितना आया? x बराबर जब आपने 0 रखा तो y बराबर कितना आया? 2। अब की बार क्या करते हैं? मान लेते हैं लेट y = 0। y को 0 के बराबर मान लेते हैं। y को 0 के बराबर, y को अगर 0 मानेंगे तो 2x + 3 और y की जगह पे 0 रखेंगे, बराबर क्या हो गया? 6 और 2x, 3 का गुणा 0 में करोगे 0 हो जाएगा, छोड़ दो, बराबर क्या हो गया? 6। 2 3 क्या हो जाएगा? 6। x बराबर क्या हो गया? 3। जब आपने y के जगह पे 0 लिया तो x बराबर कितना आ गया? 3। x के जगह पे आपने 0 लिया था तो y के जगह पे 2 आया था, और जब y के जगह पे आपने 0 लिया तो x बराबर क्या हो गया? 3। आपको दो बिंदु मिल गए। पहला बिंदु क्या मिला आपको? पहला बिंदु आपको मिला 0,2। निर्देशांक क्या होता है? जो निर्देशांक होता है आपका, निर्देशांक जो होता है, निर्देशांक ये x, y के रूप का होता है। x, y के रूप का होता है, अर्थात पहले x होगा उसके बाद y। अगर पहले की बात करें तो पहला निर्देशांक हमारा क्या है? 0,2 और दूसरा निर्देशांक क्या है हमारा? 3,0। 3,0। हमको दो निर्देशांक मिल गए। किस रेखा के अनुसार? इस रेखा के अनुसार। ठीक है, इस रेखा के अनुसार हमको कितने निर्देशांक मिल गए? दो निर्देशांक। कैसे? एक बार हमने x का मान 0 माना तो y का मान 2 आ गया, y का मान 0 माना तो x का मान कितना आ गया? 3। ठीक है, तो हमको दो निर्देशांक प्राप्त हुए। कब? एक रैखिक समीकरण से। एक रैखिक समीकरण से हमको दो निर्देशांक प्राप्त हुए। अब अगर हमको ये जो रैखिक समीकरण दिया है, अगर मैं कह रहा हूं कि एक रेखाखंड को दर्शाता है तो कहीं ना कहीं रेखा खींची जाएगी। कहाँ खींची जाएगी ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पहला है 0,2 अर्थात x पर आपको 0 चलना है, अर्थात x पर जाना ही नहीं है। x है ना और ये y है। x पर आपको 0 चलना है अर्थात x पर जाना ही नहीं है, और y पर 2 चलना है, y पर 2 चलना है, अर्थात ये बिंदु आपको कहाँ मिल गया? यहाँ मिल गया। दूसरा कह रहा है 3,0 अर्थात x पर 3 है और y पर 0, अर्थात y पर नहीं जाना है, किस पर जाना है? x पर जाना है 3। अब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या एक रेखाखंड बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों बिंदु जो होंगे एक रेखा को दर्शाएंगे, और इस रेखा का जो समीकरण होगा आपका हो जाएगा 2x + 3y = 0, सॉरी 6। 2x + 3y = क्या हो जाएगा? 6। ये जो रैखिक समीकरण बना, ये जो रैखिक समीकरण आपका था, इस रेखीय समीकरण को अगर हमको निरूपित करना होगा तो 2x + 3y = 6 को कैसे निरूपित करेंगे? कुछ इस तरीके से दर्शाया जाएगा। कहाँ? ठीक है, यहाँ। अब जैसे मान लीजिए इतना तो समझ में आया कि अब देखिए आपका एक रेखा था, एक ही रेखा हो गई, लेकिन अगर हम बात करें दो रेखाओं की, अर्थात रैखिक युग्म की बात करें हम लोग,
अगर हम किन्हीं दो रेखाओं की बात करें तो रेखाओं के तीन कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन जैसे मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन जो होता है, कोई रेखा जा रही है, कोई रेखा जा रही है और इसको कोई एक रेखा काट देती है, इसको कोई एक रेखा क्या करती है, काट देती है। ठीक है, दोनों अगर क्रॉस जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि दोनों अगर तिरछे जा रहे हैं, दोनों अगर तिरछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, पीछे तो नहीं मिलेंगे लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी स्थिति जो होती है, ये दोनों रेखाएं क्या हों, समांतर हों। पहला है क्या, प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद करने का मतलब एक दूसरे को काटें। दूसरी स्थिति होती है समांतर। पहली स्थिति थी प्रतिच्छेद करना और दूसरी स्थिति आपको समांतर। दूसरी क्या हुई, समांतर। और तीसरी स्थिति क्या होगी कि एक रेखा जा रही थी और दूसरी रेखा भी इसी पर है, दूसरी रेखा पर भी क्या है, इसी पर है। एक रेखा पहले थी और दूसरी रेखा भी इसी पर कहीं आ गई। अब इनको संपाती कहा जाएगा। रेखाओं के तीन प्रकार के युग्म होते हैं। एक, या तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी अर्थात काटेंगी। दूसरा, या तो वो एक दूसरे के समांतर होंगी कि कभी भी नहीं काटेंगे। समांतर का मतलब कि ये रेखाएं चाहे जितनी दूरी तक चला जाएं लेकिन इनके बीच की जो दूरियां होंगी वो समान होंगी। इनके बीच की दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, इसलिए इनको समांतर कहा जाता है। ठीक है, समांतर का मतलब होता है सम अंतर अर्थात समान अंतर पर। ठीक है, और उसके बाद संपाती अर्थात एक पर ही पड़ने वाली। अर्थात क्या हुआ कि एक रेखाखंड था, दूसरी रेखाखंड भी उसी पर आ गई तो क्या हो गया, संपाती। देखो क्या होता है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जब हल करते हैं, दो समीकरण जब आपके पास होते हैं वो भी रैखिक होते हैं और दो चर वाले होते हैं, जब इन दोनों को सॉल्व किया जाता है तो अगर वो प्रतिच्छेद करते हैं, देखो जितने बिंदु पर काटेंगे उतने हल होंगे। अब बताओ ये एक दूसरे को काट रहे हैं तो कितने बिंदु पर काट रहे हैं, एक ही बिंदु पर काट रहे हैं। फ्यूचर में कभी काटेंगे ये तो इधर जा रहे हैं, इधर ही, ये इधर, कब वो काटेंगे, कब वो नहीं काटेंगे। अर्थात क्या होगा कि ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं अर्थात एक बिंदु पर काटेंगे, एक बिंदु पर काटेंगे। अगर एक बिंदु पर काटेंगे मतलब इस प्रकार के समीकरण का केवल एक हल होगा। ठीक है, इस प्रकार के समीकरण का ऐसा कोई समीकरण जो एक दूसरे को, या फिर ऐसा कोई रेखाखंड जो एक दूसरे को, ऐसे कोई दो रेखाखंड जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या कहीं एक बिंदु पर काट देते हैं, ठीक है, तो उनका कितना हल होगा, एक हल होगा। दूसरा कह रहा है समांतर युग्म। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों रेखाएं कहीं मिलने वाली हैं? नहीं। अगर ये दोनों रेखाएं कहीं नहीं मिलने वाली हैं तो किसी बिंदु पर नहीं काटेंगे, किसी बिंदु पर नहीं काटेंगी। अगर ये किसी बिंदु पर नहीं काटेंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा। अर्थात जो रेखीय समीकरण होते हैं, अगर वो रेखाएं समांतर है, अगर वो रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, तो इनका कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कहीं भी नहीं मिल रही हैं। अगर मिलेंगी तभी इनका कोई हल होगा, ये मिलेंगी तो क्या होगा, तभी इनका कोई हल होगा। और अगर ये समांतर रेखाएं कहीं नहीं मिल रही हैं तो इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई दो समीकरण दे दे, बताइए कि इनका कोई हल है या नहीं, तो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो इनका कोई हल नहीं होगा। क्या शर्तें होती हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर तीसरा होता है संपाती। तीसरा क्या होगा? संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है? एक पर ही पड़ने वाली, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर मिलेंगी, प्रत्येक बिंदु पर मिलेंगी। कैसे? ठीक है, और इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, इनके अनेक हल क्यों होंगे? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रेखा थी और दूसरी रेखा भी इसी पर जा रही है।
अब ये जो रेखाखंड है ये बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है कि नहीं, अनंत बिंदुओं से ऐसे 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 बिंदु रखे गए हैं, तो ऐसे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है ना। अर्थात अगर कोई रेखा गई है उस पर भी दूसरी रेखा जा रही है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है। जहां भी बिंदु रख दो वहां मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर ये प्रत्येक बिंदु पर मिल रही है, अर्थात हमने कहा कि जितने बिंदुओं पर मिलेंगी उतना हल होगा। ये एक बिंदु पर मिलते हैं, इनका एक हल होगा। ये किसी बिंदु पर नहीं मिलते हैं, इनका कोई हल नहीं होगा। ये प्रत्येक बिंदु पर मिलते हैं, अर्थात अपरिमित रूप से इनका कोई हल अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे। और दूसरी स्थिति क्या होती है, देखिए अगर इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझते हैं तो लगभग ठीक है, रेखाओं से संबंधित जो समीकरण है और क्या होते हैं, जैसे कहीं संगत पूछ लेता है, कहीं असंगत पूछ लेता है, कहीं ये पूछ लेता है कि बताइए समांतर हैं या संपाती हैं, कैसे क्या है, तो वो सब क्लियर हो जाएगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अर्थात रेखाओं के बारे में हमने दो रेखाओं के बारे में जिनका युग्म है हमने बताया कि अगर एक बिंदु पर काटते हैं अर्थात वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो एक हल होगा। अगर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं अर्थात वो समांतर हैं तो इनका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि अगर कहीं मिलेंगी तभी हल होगा। दूसरी स्थिति कह रही है कि वो एक ही रेखा पर पड़ जाए, संपाती युग्म कहा जाता है इनको, संपाती युग्म कहा जाएगा। अर्थात ये प्रत्येक बिंदु पर मिलेंगे, ये प्रत्येक बिंदु पर मिलेंगे और जितने बिंदु पर मिलेंगे उतने हल होंगे। हमको ये नहीं मालूम कितने बिंदु हैं, तो हमको क्या ये मालूम हो सकता है कितने हल है, नहीं, अर्थात अनंत हल हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे इनके, ठीक है। और दूसरी स्थिति देखिए क्या होता है कि प्रतिच्छेद हो गया, समांतर हो गया, संपाती। देखिए अगर कोई हल है, संगत और असंगत क्या होता है, ठीक है, अगर कोई हल है, कहाँ लिखे, ठीक, चलो मिटा देते हैं इनको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक स्थिति ये है और एक स्थिति ये है, इन दोनों स्थितियों के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम इन दोनों स्थितियों के बारे में बात करें तो इन पर क्या कोई हल है, हाँ है। क्या इन पर कोई हल है, हाँ, इस पर तो अनेक हल है, इस पर एक हल है। अगर कोई हल है, अगर एक भी हल है, अगर एक भी हल है तो इनको संगत रेखाएं कहा जाएगा, क्या जाएगा, संगत युग्म कहा जाएगा। रेखाओं का कैसा युग्म होगा, ये संगत होगा। कैसा होगा, संगत। अगर एक हल है अर्थात किसी एक बिंदु पर मिल रहे हैं, एक पर कम से कम एक बिंदु पर मिल रहे हैं तो ये संगत युग्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, संगत। और अगर किसी बिंदु पर नहीं मिल रहे हैं, अगर ये किसी बिंदु पर नहीं मिल रहे हैं जैसे समांतर युग्म, तो इनको क्या कहा जाएगा, असंगत कहा जाएगा। इन्हीं को असंगत युग्म कहा जाएगा, इन्हीं को असंगत। अर्थात एक बात और निकल कर आई है आपके सामने, क्या कि अगर रेखा समांतर है तो वो असंगत होगी, ठीक है, असंगत, ठीक है। और अगर रेखाएं समांतर नहीं हैं, चाहे वो संपाती हैं चाहे प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, संगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संगत युग्म। अर्थात कोई एक हल या अनेक हल तो संगत, अगर कोई हल नहीं तो क्या हो जाएंगे, असंगत, ठीक है। यहां तक मामला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे स्थिति बनती है हमारे पास, ठीक है, ये तो हो गया संगत और असंगत, ये था आपके पास संगत और असंगत, ठीक है। इसी पर आधारित हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसी पर आधारित करके हमारा जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एयोग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात आफताब क्या कहता है, मान लेते हैं कि वर्तमान आयु, सबसे पहले हम वर्तमान आयु मानते हैं, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु आफताब की, आफताब की, आफताब की वर्तमान आयु हम x मान लेते हैं, ठीक है। और उसकी पुत्री की मान लेते हैं y, पुत्री की क्या मान लेते हैं, y, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अर्थात 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व,
आज अगर आफताब की आयु x है तो 7 वर्ष पूर्व आफताब क्या रहा होगा, ठीक है, आफताब कितना रहा होगा, x माइनस 7, 7 घटा दे, पुत्री कितनी रही होगी, 7 घटा दे। लेकिन कह रहा है कि ये जो आफताब था अपनी पुत्र 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, अपनी पुत्री की 7 गुनी आयु का था, अर्थात ये जो आफताब था ये 7 गुना था, ये क्या था, 7 गुना ज़्यादा। अर्थात अगर मैं 2 हूँ तो वो 14 है, 7 गुना, अगर मैं 1 हूँ तो वो 7 है, 7 गुना ज़्यादा है। अर्थात अगर रैखिक समीकरण दिया है, दोनों को हमको बराबर करना है तो 7 से गुणा करना पड़ेगा। 7 से गुणा किस में करेंगे, देखो ये ज़्यादा है, ये 7 गुना ज़्यादा है, तो हम 7 का गुना दूसरे पक्ष में करते हैं जिससे दोनों बराबर हो जाएं, तभी रैखिक समीकरण बन पाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7y माइनस 7 सत्ता 49, ये हो जाएगा x प्लस का 7y इधर आएगा, माइनस का 7y हो जाएगा बराबर, ठीक है, माइनस का 49 था और माइनस का 7 उधर जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, अर्थात x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस 5। ये आपका समीकरण फर्स्ट। दूसरी शर्तानुसार, ठीक है, सेकंड सिचुएशन क्या है आपके पास, सेकंड जो सिचुएशन आपके पास है, ठीक है, सेकंड सिचुएशन में, ठीक है, सेकंड सिचुएशन में अगर हम देखें तो दूसरी स्थिति में क्या है, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अगर 3 वर्ष की बात करूं, 3 वर्ष बाद की, तो अभी क्या है x, अभी क्या है y, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, आफताब का 3 जोड़ देंगे और उसकी पुत्री में भी 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन क्या होगा कि ये कह रहा है कि ये 3 गुना रह जाएगा, कितना गुना रह जाएगा, 3 गुना रह जाएगा, अर्थात ये 3 गुना ज़्यादा है तो 3 का गुना किस में कर देंगे, इसमें कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y प्लस 3 3 9 हो जाएगा, 3y आके इधर घट जाएगा तो x माइनस 3y हो जाएगा बराबर, इधर 3 प्लस हो रहा है उधर जाके घट जाएगा 9 में से। ये आपको सेकंड समीकरण, ये आपके पास द्वितीय समीकरण है। प्रथम शर्तानुसार क्या था आपके पास, प्रथम शर्तानुसार क्या था कि आफताब की जो उम्र थी उसको 7 वर्ष घटाने के बाद और उसकी पुत्री के साथ, मतलब 7 वर्ष पूर्व की जो आयु थी वो क्या थी, 7 गुनी थी, किसकी, आफताब की 7 गुनी थी, तो इसकी पुत्री में 7 गुना हमने कर दिया जिससे दोनों बराबर हो जाए, ठीक। वही काम हमने यहाँ भी किया, 3 गुना था तो 3 का गुणा पुत्री में कर दिया जिससे दोनों बराबर। आपके पास 2 समीकरण मिले हैं, ठीक है। पहला जो समीकरण मिला है, पहला समीकरण फर्स्ट आपका है x माइनस 7y बराबर क्या है, माइनस 42, ठीक है, माइनस क्या है 42, x बराबर 0 मान लेते हैं। अगर x के जगह पे 0 रख दे तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। देखो 0 का मतलब खत्म कहानी, माइनस 7 जाके उधर भाग कर देगा तो ये हो जाएगा माइनस 42 और बटे में माइनस 7, माइनस से माइनस 7 छक 42, अर्थात y बराबर कितना आ गया, 6। जब हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर कितना आया, 6। y बराबर 0 लेने पर, ठीक है, y बराबर 0, ठीक है, अगर हम y बराबर 0 ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 7y, ठीक है, 7 और y के जगह पे 0 रखेंगे बराबर क्या है, माइनस 42, ये 0 हो जाएगा, अर्थात x बराबर क्या आ गया, माइनस 42। x बराबर क्या मिल गया आपको, माइनस 42, ठीक है। चार चीज़ें आपके पास हैं, इन चारों से आप एक सारणी तो बना सकते हो, ठीक। जैसे मान लीजिए x और y, x के आगे x की वैल्यू, y के वैल्यू आगे y की, हमने x बराबर जब 0 लिया तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, और जब हमने y बराबर 0 लिया तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 42। ये आपको 2 बिंदु मिल गए, ये आपको क्या हो गए, 2 बिंदु मिल गए, ठीक। और दूसरी स्थिति क्या है, ये तो समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण फर्स्ट था। समीकरण सेकंड की अगर हम बात करें तो समीकरण सेकंड आपके पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। x बराबर अगर हम 0 मान लें, x बराबर अगर हम 0 मान लें तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6 हो गया। 0 का मतलब कुछ नहीं,
-3 इधर गुणा कर रहा है y में, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग कर देगा, अर्थात 6 में -3, 3 दूना क्या हो गया 6, अर्थात y बराबर आ गया -2। y बराबर कितना आया, -2। x बराबर हमने 0 माना तो y बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक, दूसरा सिचुएशन हम क्या करते हैं, y बराबर 0 मान लेते हैं। अगर y बराबर हम 0 मान लें तो ये है x -3 और y के जगह पे क्या रख देंगे, 0 बराबर क्या है 6, y के बराबर जगह पे 0, अर्थात x और 3 का गुणा करेंगे 0 में 0 ही हो जाएगा, बराबर क्या आ गया 6। यहाँ भी बने आपके। अगर इनसे हम क्या करें, इनसे भी एक सारणी हम बना लें, इनसे भी एक सारणी बना लें, x और y यहाँ रख दें, तो x बराबर जब हमने 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया, -2। ठीक, और दूसरी स्थिति में जब हमने y बराबर 0 रखा, अर्थात y के जगह पे जब हमने 0 रखा तो x की जगह पे क्या आ गया 6, x की जगह पे क्या आ गया 6। अब अगर इसको हमको ग्राफ में दिखाना हो, अगर इसको हमको ग्राफ में दिखाना हो तो देखिए कैसे दिखाते हैं। ठीक, ठीक ऐसे 2 6 ऐसे। ठीक है, x वाले पे आपका 0 6, x पर 42 तक है, x पर 6 तक है, x पर वाले y पर 2, ठीक, y पर 6 तक। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, आपके पास x अक्ष और y अक्ष, जो y अक्ष हम 6 का अंतर लेते हैं, 6 12 6 3 18 6 चौके 24 6 पंचे 30 6 चौक 36 6 7 42, इधर भी आ जाते हैं हम लोग, संख्या रेखा पर दिखाना होगा हमको। स्पष्ट नहीं है क्या, ठीक है। नीचे भी अगर हम देखेंगे तो अगर हम नीचे देखें तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि आप यहाँ ले लो 6 12, आगे मान लीजिए ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग 6 12 18 जो कुछ भी है हम ले लेते हैं। x वाले पे अगर हम देखें, x वाले पर अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 2 4 6 8 10 12, इधर लेंगे तो -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो पहला जो बिंदु मिला है आपको 0,42, अर्थात सॉरी, पहला जो बिंदु मिला है आपको 0,6 मिला है, अर्थात x पर 0 y पर 6, x पर नहीं जाना, ये x अक्ष है आपका और ये y अक्ष है, y पर 6 तक जाना है, अर्थात बिंदु हमको यहाँ मिल गया, कौन सा 0,6 वाला। और दूसरा जो बिंदु है आपके पास -42,0, अर्थात x पर 42 जा रहा है, x पर कितना जा रहा है 42, यहाँ भी 6 6 कर दें, यहाँ भी अगर हम 6 6 कर दें, ठीक है, यहाँ भी अगर हम 6 6 कर दें तो 6 12 18 24 30 36, उसके बाद 42 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो -6 -12 -18 -24 और -30 -42, मतलब समझने के लिए ये बातें हैं, वैसे बनता ये ग्राफ पर है। ठीक है, अगर हम समझ लें तो ये हो जाएगा आपके पास, जैसे देखिए अब जो आपके पास है पहला 0,6 था, हमने दर्शा दिया, फिर आगे है -42,0, अर्थात x पर क्या है -42, x पर क्या है -42, y पर नहीं जाना क्योंकि y पर 0 है, ना तो ऊपर जाएंगे ना तो नीचे, अर्थात एक बिंदु आपको यहाँ मिल गया। ये जो बिंदु मिला है आपको, ये मिला है, ये मिला आपको 42 -42,0। उसके बाद फिर क्या है अगला, यदि x बराबर 0 और y बराबर -2 हो, x के जगह पे हमको नहीं जाना, अर्थात ना तो इधर जाना ना तो इधर, y के जगह पे क्या जाना है -2, y जो ऊपर होता है वो प्लस में होता है, नीचे जो होता है माइनस में, -2 यहीं कहीं होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ कहीं 2 होगा। ठीक है, अर्थात ये जो बिंदु आपको मिला, ये मिला आपको क्या 0,-2, अर्थात पहले वाले को अगर देखें तो पहला वाला हमारा कहाँ है, यहाँ और यहाँ है, अर्थात इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाएगी वो रेखा किसको प्रदर्शित करेगी, x -7y, x -7y बराबर क्या हुआ -42, ये जो रेखा होगी इसको प्रदर्शित करेगी। अब आगे का हम देखते हैं, ये 0,-2, अर्थात x पर 0 और y पर -2 मान लेते हैं यहाँ है, अर्थात ये 0,-2 हो गया। और दूसरी सिचुएशन जो आपके पास है वो आपके पास है 6,0, अर्थात x पर 6 जाना है और y पर 0, पहला जो बिंदु होता है x और दूसरा अर्थात 6,0 y होता है, अर्थात x पर 6 जाना है और y पर कहीं नहीं जाना, अर्थात क्या होगा
इन दोनों को अगर हम मिला दें, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये ऐसे चले जाएंगे, ऐसे कुछ ऐसे होगा। अर्थात ये जो रेखाखंड होगा, इस रेखाखंड को निरूपित कौन करेगा? इस रेखाखंड को निरूपित करने वाला समीकरण आपको होगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया? 6। अर्थात कुछ इस तरीके से हम रेखाखंड को क्या करते हैं? खींचते हैं। मतलब क्या होता है कि जो बिंदु मिलते हैं, दो बिंदु यहाँ से दो बिंदु यहाँ मिलते हैं, जो ये दोनों बिंदु मिलते हैं उन दोनों को आपस में मिला देते हैं, जो ये दोनों बिंदु मिलते हैं इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है और आपको क्या मिल जाता है? समीकरण बन जाता है। ठीक है, इसमें तो थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से। ठीक है, वहाँ ग्राफ और थोड़ा स्पेस लेकर बनाएंगे। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि एक कोच है जिसने 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी। हमको नहीं मालूम बल्ले की कीमत क्या है, हमको नहीं मालूम गेंद की कीमत क्या है। ठीक है, मान लेते हैं, माना लेट, ठीक है, बल्ला x रुपए का है, एक बल्ला, और एक गेंद क्या है? y रुपए का है। एक बल्ले को हम मान लेते हैं x रुपए का है और एक गेंद को मान लेते हैं y। अब कह रहा है कोच ने 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद, 3 बल्ला, एक बल्ले की कीमत x है, अर्थात 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी? 3x प्लस। ठीक है, ये फर्स्ट सिचुएशन के अनुसार है, 3x हो गया। और उसके बाद 6 गेंदी, अर्थात एक गेंद का y है तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा? 6y, 6 का गुणा y में कर देंगे। एक पेन की कीमत 5 तो 6 पेन की, 6 पंचे 30, गुणा कर देते हैं ना। ये दोनों मिलाकर कितने में खरीदी? 3900 में खरीदी। 3 को अगर हम कॉमन कर ले तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 दूना 6 y बराबर क्या हो जाएगा? 3900। 3 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा, भाग करेगा तो 3 एकम 3, 3 3 9 0 0, अर्थात x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 1300। ये बना समीकरण फर्स्ट। ये क्या बना आपके पास? समीकरण फर्स्ट बना। और समीकरण फर्स्ट में हम क्या करते हैं? ये पहली शर्तानुसार है, ठीक है, और द्वितीय शर्तानुसार क्या है? सेकंड सिचुएशन के अनुसार क्या है? सेकंड सिचुएशन के अनुसार क्या है? सेकंड सिचुएशन के अनुसार ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि अब की बार एक और बल्ला लेते हैं, अर्थात एक ही बल्ला लेते हैं, अर्थात एक ही अक्सर रह जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदते हैं, अर्थात क्या हो जाते हैं? 3y हो जाता है। क्या हो जाता है? 3y। और दोनों मिलाकर कितने में खरीदते हैं? ये 1300 में खरीदते हैं। ये आपका समीकरण सेकंड बना। एक बल्ला x प्लस 3 गेंदें, अर्थात एक गेंद गुणे 3, 3 गेंद हो जाएगा ना, दोनों को जोड़कर कितने में? 1300 में खरीदते हैं। ठीक है, ये दूसरा सिचुएशन आपके पास बना। ये दूसरा सिचुएशन। पहले सिचुएशन जो पहला समीकरण आपको दिया गया है, हम लेट मान लेते हैं s इज बराबर 0, s इज इक्वल टू 0। x के जगह पे अगर हम 0 मान लेते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 1300। 2 0, अब 2y बराबर क्या हो जाएगा? 1300। 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग कर देगा, तो जब भाग करेगा 1300 में तो 2 छक 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 650। y बराबर क्या हुआ? 650। y बराबर क्या हो गया? 650। अर्थात यहाँ इस सिचुएशन में अगर x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया? 650। दूसरी स्थिति लेट y बराबर 0। अगर y बराबर हम 0 ले लेते हैं, y बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस, और y के जगह पे क्या हो जाएगा? 0। अब ऐसा नहीं कि y के जगह 2y लिखा है, y के जगह पे 0 0 रख दो, ये 20 हो जाएगा, नहीं, उल्टा हो जाएगा। बराबर क्या हुआ आपके पास? 1300। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 ही हो जाएगा, अर्थात x बराबर कितना हो गया? 1300। x बराबर क्या हो गया? 1300। आपके पास दो सिचुएशन बनी तो इससे हम एक सारणी बना सकते हैं। कैसी सिचुएशन दो बनी हमारे पास? देखते हैं। एक था x, एक था y। ठीक, जब हमने x के जगह पे 0 रखा तो y के जगह पे क्या आ गया? 650। और जब हमने y के जगह पे 0 रखा तो x के जगह पे क्या आया? 1300। ठीक, और दूसरा समीकरण देख लेते हैं हमको। हम यहां भी क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 मान लेंगे। अगर x के जगह पे हम 0 रख दें, x के जगह पे अगर हम 0 रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1300। अर्थात 3y बराबर क्या हो जाएगा? 1300, और y बराबर हो जाएगा 1300 बटे में 3।
1300 बटे में क्या हो जाएगा 3। हम मान लेते हैं इको समीकरण मत मानो, ठीक है, ये हो गया। अब की बार हमने x बराबर 0 माना था, अब की बार y बराबर 0 मान लेते हैं। x बराबर 0 माना था, y बराबर, अगर y बराबर 0 मान लेंगे तो y की जगह पे 0 हो जाएगा, अर्थात x प्लस 3 और y की जगह पे 0 रखेंगे, बराबर क्या हो गया 1300। तो 0 गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा, अर्थात x बराबर क्या बचा आपके पास 1300। फिर सिचुएशन बना है, इस सिचुएशन से हम एक सारणी बना सकते हैं। सारणी क्या होगी, फिर वही काम x और y वाला। x के जगह पे जब हमने 0 रखा तो हमको y बराबर क्या मिला 1300 बटे में 3। जब हमने y के जगह पे 0 रखा तो x बराबर क्या मिल गया आपको 1300 मिल गया, ठीक है। अब देखिए आपको 4 बिंदु मिले हैं, अब इनसे हम लोग बनाते हैं आपके पास जो, ठीक, देखिए अब संख्या रेखा पर 1300 या 1300 बटा 3 या 650 इन सबको दर्शाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1300 बटा 3 लिखा हुआ है, यहाँ 1300 बटा 3 लिखा हुआ है, जैसे यहीं अगर हम लोग हल कर लें इसको, देखो 1300 बटे में 3 लिखा है, अगर हम 3 से भाग कर रहा है, अगर इससे 3 से गुणा कर दें, सभी में अगर हम 3 से गुणा कर दें, चलो पहले सॉल्व करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, 1300 बटे 3 का मतलब क्या होगा, 3 से अगर हम भाग करेंगे 1300 में, तो ये 300 में 3 से अगर 1300 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, ठीक है, 1 बचा 0 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 0 होगा, 3 तियाँ 9, मतलब 433.33, लगभग यही आसपास आएगा 433.33। इसको और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 3 का सभी में गुणा कर दिया जाए, 3 का सभी में गुणा कर दिया जाए, 3 का सभी में गुणा कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो ये, मान लीजिए कि ये जो दिया गया है आपके पास, ठीक, ये जो आपके पास दिया गया है, ठीक, x और y, ये x को दिखाता है और ये किसको, पड़ी पाई x और खड़ी पाई y, ऐसे हुआ, फिर ऐसे, इधर जो जाएंगे ये प्लस में होगा, ये प्लस में, बाकी ये और ये क्या होता है माइनस में। देखो हमारे पास 650 और 1300, 650 और 1300 अर्थात क्या है 650 और 1300, अर्थात ये क्या आपके पास दिया गया है, लगभग ये जो दिया गया है, ये अगर हम मान लेते हैं 100 के गुणांक पे मान लेते हैं, 100 के गुणांक पे अगर हम मान लें, या 200 का माना जाए, 200 का मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम गुणांक पे माने। देखिए अगर इसको हम ग्राफ पे खींचते हैं, अभी ग्राफ कॉपी पे, तो हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक। अब अगर हम मान लीजिए कि 200 का गुणांक बना लें, अर्थात 200 के गुणांक पे हम खींचे, तो इधर 200, फिर क्या होगा 400, फिर क्या होगा 600, 800, फिर 1000, फिर क्या होगा 1200, फिर क्या होगा 1400। नीचे आएंगे तो माइनस का 200, माइनस का 400, माइनस का 600, माइनस का 800, माइनस का 1000, आवश्यकता पड़ेगी तो कर लेंगे। इधर आएंगे तो माइनस का 200, माइनस का 400, माइनस का 600, माइनस का 800, माइनस का 1000 और माइनस का क्या होगा 1200। आगे एक और जाए तो माइनस का क्या हो जाएगा 1400। ऊपर जाएंगे तो आपके पास प्लस का होगा 200, 400, 600, 800 और फिर 1000 और फिर क्या होगा 1200, फिर क्या होगा 1400। देखिए पहले शर्त के अनुसार पहले में क्या है आपके पास, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 650, x के जगह पे 0, x के जगह पे क्या है 0 और y के जगह पे 650। x के जगह पे 0 अर्थात ना तो हमको उधर जाना है ना को इधर ही आना है, ठीक है, अर्थात y पर 650 वही प्लस वाला कहाँ होगा ऊपर, 650 कहाँ होगा आसपास, यही होगा, यही के आसपास होगा, अर्थात ये जो होगा आपका 0, 650। एक बिंदु आपको ये मिल गया। दूसरा बिंदु मिलेगा 1300, 0, 1300, 0, अर्थात x पर 1300, y पर 0, अर्थात y पर 0 ना तो ऊपर जाना है ना तो 0, x पर चलना है, और x पर वो भी प्लस का 1300। 1300 कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा 1200 1400 के बीच में, यहाँ हो गया, अर्थात ये जो बिंदु मिला आपको, ये जो बिंदु मिला आपको, ये मिला आपको 1300, 0, 1300 क्या मिला 0। ये जो दो बिंदु मिले आपको, ये जो दो बिंदु मिले, अगर इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाए दें, अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो एक रेखा बनाएंगे,
और ये रेखा किसको निरूपित करेगी, ये जो आपका समीकरण है इसको निरूपित करेगी, x प्लस 2y, अर्थात ये जो होगा वो होगा x प्लस 2y बराबर क्या होगा आपके पास 1300। x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1300। ये जो रेखाखंड होगा, ये जो रेखाखंड होगा x प्लस 2y बराबर 1300 को निरूपित करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर अगला जो आपके पास है, अगर x के जगह पे 0 है, y के जगह पे 1300/3, तो 1300/3 का मतलब 433 दशमलव आसपास, यही हमने माना, ठीक है। अब एक चीज देखिए, x के जगह पे अपने को 0 जाना है, x के जगह पे क्या जाना है 0, अर्थात ना तो उधर ना तो इधर। y के जगह पे आपको 1300/3 जाना है, y 1300 अर्थात 400 के आसपास, 433 के आसपास, मतलब यही मान लीजिए। अगर ग्राफ कॉपी होती तो और बेहतर साबित होता ये, ठीक है। अर्थात ये जो बिंदु मिला आपको, ये जो बिंदु मिला आपको क्या मिला 0, 1300/3, ये आपको बिंदु मिल गया, ठीक। और दूसरी क्या मिला है आपको 1300/0, अर्थात x के जगह पे 1300 और y के जगह पे 0। x के जगह पे हमको 1300 जाना है और y के जगह पे 0, अर्थात एक बिंदु आपको यही मिल जाएंगे 1300, 0, अर्थात यही तो मिलने वाला है। अर्थात एक बिंदु आपको मिला, एक बिंदु ये, अगर इसको हम खींच दे ऐसे तो कुछ ऐसे ये रेखाखंड बनाएंगे, कुछ ऐसे ये रेखाखंड बनेगा। और जो ये रेखाखंड होगा वो किस रेखा को निरूपित करेगा, x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको निरूपित करेगा। इस तरीके से दो समीकरण युग्मों को, अर्थात कोई दो रेखाखंड हैं तो इसके कितने समीकरण युग्म होंगे, 2 समीकरण युग्म होंगे। इन दोनों समीकरण युग्मों से, ठीक है, ग्राफ आपको खींचा जा सकता है। ये था आपका बीजगणितीय मेथड। बीजगणितीय आपके समीकरण बने, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, और ये आपका था ग्राफीय विधि। ग्राफ विधि से क्या करना, रेखाओं को दर्शाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप व्यक्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ उसको आप सॉल्व करोगे स्वयं, ठीक है, स्वयं सॉल्व करोगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।